नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले आपको याद जानना होगा कि हिंद चीन क्या है। तो हिंद चीन क्या है? एक 3 देशों का समूह है। हिंद चीन क्या है? 3 देशों का समूह। हिंद चीन 3 देशों का समूह है। एक आपका हो गया लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 3 देशों के समूह को हम बोलते हैं हिंद चीन, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंडो चाइना। तो हिंद चीन है, इसमें ना ही हिंदुस्तान होगा ना ही चीन, ना ही हिंदुस्तान आएगा ना ही चीन आएगा। लेकिन हिंद मतलब हिंदुस्तान और चीन का इन तीनों पर प्रभाव रहा है। तो आपको याद रखना होगा लाओस और कंबोडिया में भारत के सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव, यानी लाओस और कंबोडिया में भारत के सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव। उसी तरह से वियतनाम में जो है वो चीन के संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव है। यानी कि लाओस और कंबोडिया में भारत के सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है और वियतनाम में चीन के सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है। ठीक है, तो इन तीनों देश में हिंदुस्तान और चीन के सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए इसका नाम रखा गया हिंद चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब देखते हैं हिंद चीन का चौहद्दी। हम जानते होंगे ये क्या हुआ, मेरा ईस्ट, ये क्या हुआ ईस्ट, ये मेरा क्या हो गया साउथ, और ऊपर क्या होगा नॉर्थ, उत्तर, इधर क्या हो गया वेस्ट। अब देखिए सबसे पहले दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में है आपका दक्षिण चीन सागर, यानी हिंद चीन के दक्षिण में क्या है, दक्षिण चीन सागर। तो आपको याद रखना दक्षिण चीन सागर जो है एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा सागर है। दक्षिण चीन सागर पूरा विश्व का सबसे बड़ा सागर है। अब हिंद चीन के पूरब में देखेंगे तो पूरब में भी दक्षिण चीन सागर है, पूरब में भी क्या है दक्षिण चीन सागर। ठीक है, आप उत्तर में आएंगे, उत्तर में आपका हो गया म्यांमार, उत्तर में म्यांमार और चीन, यानी उत्तर में आपका हो गया म्यांमार और चीन। आप आते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका हो गया थाईलैंड। पश्चिम में कौन सा देश है? थाईलैंड को कहा जाता है हाथियों का देश। ठीक है, तो ये हमारा हिंद चीन का क्या हुआ चौहद्दी। पूरब में आपका हो गया दक्षिण चीन सागर, दक्षिण में भी दक्षिण चीन सागर, उत्तर में जाएंगे तो म्यांमार और चीन, और पश्चिम में आपका हो जाएगा थाईलैंड। चलिए अब देखते हैं आगे हिंद चीन का इतिहास। ये आपको याद रखना है, हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका चौहद्दी याद रखना है। पूरब में आपके दक्षिण चीन सागर, दक्षिण में दक्षिण चीन सागर, उत्तर में म्यांमार, चीन, और आपका पश्चिम में क्या हो गया थाईलैंड। चलिए आगे देखते हैं। अब है हिंद चीन का इतिहास। हिंद चीन का क्या इतिहास। हिंद चीन का इतिहास। अब आते हैं सबसे पहले
चौथी शताब्दी। क्या है? चौथी शताब्दी। चौथी शताब्दी कहने का मतलब क्या? 300 से 400 ईस्वी के बीच, 300 से 400 ईस्वी के बीच जो भी आएगा ईस्वी, उसको क्या बोलेंगे हम? चौथी शताब्दी। यानी शताब्दी जो होता है 100 साल का होता है। क्या होगा? 100 साल का। तो चौथी शताब्दी में, कब? चौथी शताब्दी में कंबोडिया में, कहा? कंबोडिया में, कंबोडिया में कंबुज राजवंश की स्थापना होता है। कंबुज राजवंश की स्थापना होता है। ठीक है। ये जो कंबुज होता है वो हिंदू शासक होता है। क्या होता है? हिंदू शासक। ठीक है। मतलब कंबोडिया में कंबुज राजवंश की क्या होता है? स्थापना होता है। कब होता है? चौथी शताब्दी। ठीक। उसके बाद आइए 12वीं शताब्दी। कब? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में एक राजा आता है जिनका नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम है इनका? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। ये भी हम क्या होता है? हिंदू शासक होता है। ठीक है। अब सूर्यवर्मन से आपको याद रखना है, सूर्यवर्मन जो है ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण कराया। क्या नाम है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर, यानी अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। उसका निर्माण किसने कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कहां कराया था? कंबोडिया में। कहां? कंबोडिया में। कहां? कंबोडिया में। फिर याद रखना है, ये जो मंदिर अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये किस भगवान का मंदिर है? किस भगवान का मंदिर है? तो याद रखना, विष्णु भगवान का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो किस भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान। किस भगवान का है? विष्णु भगवान। ठीक है। विष्णु भगवान का। ठीक है। और ये अंकोर वाट का मंदिर क्या है? पूरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन? तो अंकोर वाट का मंदिर। कहां है? कंबोडिया में। ठीक है। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब बनाया? 12वीं शताब्दी में। कब बनाया? 12वीं शताब्दी में। किस भगवान का मंदिर है? तो विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इससे क्वेश्चन कन्फर्म परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं वियतनाम के बारे में। किसके बारे में? वियतनाम। अभी बताए थे वियतनाम में जो है किसका प्रभाव था? चीनी सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव था। लेकिन चीन यहाँ पे कब्जा भी किया हुआ था। चीन वियतनाम में क्या करता था? कब्जा भी किया हुआ था। लेकिन भारत का प्रभाव लाओस और कंबोडिया में था, लेकिन वहां कब्जा नहीं किया था। लेकिन चीन वाला लोग जो है ये वियतनाम पर कब्जा भी करता है और उसका सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव भी रहता है। ठीक है। तो वियतनाम में क्या होता है, जब भी चीन में कोई बड़ा शासक आता है, जो अच्छा शासक आता है, तो वो क्या करता है? वियतनाम को अपने कब्जे में कर लेता है। जब वो शासक क्या होता है? कमजोर हो जाता है। ठीक है। तो वियतनाम क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इस तरह से सिलसिला चलते रहता है। जब भी कोई कमजोर शासक आता था, वियतनाम क्या हो जाता है? स्वतंत्र। और फिर कोई बड़ा शासक या जो अच्छा शासक आता था, वो क्या कर लेता था? वियतनाम को कब्जा कर लेता था। ठीक है। उसी वियतनाम में सबसे पहले 3री शताब्दी में, कब? 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में एक वंश होता है चीन वंश। क्या नाम है? चीन वंश। चीन वंश क्या है? चीन वंश। चीन वंश के शासक क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। चीन वंश के शासक। ठीक है। इस शासक का क्या नाम होता है?
सी वांग टी, शासक का नाम क्या होता है? सी वांग टी, सी वांग टी। ठीक है, चीन वंश के जो शासक होता है राजा, क्या नाम है? सी हुआंग टी। ठीक है, ये वियतनाम पे क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन और याद रखना, सी हुआंग की जो है ये पूरा विश्व का सबसे बड़ी दीवार, पढ़े होंगे, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कहाँ है? चीन की दीवार। कहाँ है? चीन की दीवार। और चीन की दीवार का ये निर्माण भी करवाया था, याद रखना, चीन की दीवार का निर्माण करवाया। ठीक है, चीन की दीवार का निर्माण किया। तो चीन की दीवार जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार, और इसका निर्माण किसने कराया था? सी हुआंग टी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, फिर इसके बाद जो क्या होता है, वियतनाम आजाद हो जाता है। क्या हो जाता है? आजाद होता है। उसके बाद फिर एक मजबूत शासक आता है, मजबूत वंश, एक वंश आता है इसके बाद, हान वंश। कौन सा वंश है? हान वंश। कौन सा वंश? हान वंश। ठीक है, पहले चीन वंश आया, उसके बाद क्या आता है? हान वंश। अब हान वंश का शासक होता है, ठीक है, हान वंश का शासक, उसका नाम है यू टी। क्या नाम है? यू टी। हान वंश के शासक का क्या नाम होता है? यू टी। क्या नाम है? यू टी। अब फिर ये दोबारा से वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, यानी यू टी क्या करेगा? फिर वियतनाम पर कब्जा कर लिया, वियतनाम पर कब्जा करता है। ठीक है, मतलब चीन वंश के बाद एक हान वंश आता है, ये भी क्या करता है? वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद एक और वंश है मिंग वंश। क्या नाम है? मिग वंश। क्या नाम है? मिग वंश। और इसका शासक होता है युंग ली। क्या नाम है? युंग ली। क्या नाम है? युंग ली। युंग ली। ठीक है, तो मिग वंश का शासक युंग ली भी क्या करता है? वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद 19वीं शताब्दी में, कब? 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश। कौन सा राजवंश? मंचू राजवंश। क्या नाम होता है? मंचू राजवंश। ठीक है, 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, अब मंचू राजवंश जब शासन करता है, इसके बाद फिर फ्रांस का एंट्री कहां हो जाता है? वियतनाम। फ्रांस का एंट्री क्या होता है? वियतनाम। यानी मंचू राजवंश को समाप्त करके फिर फ्रांस इस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो याद रखना है वियतनाम के बारे में, वियतनाम में 30वीं शताब्दी में सबसे पहले चीन वंश के शासक, क्या नाम है? सी हुआंग टी। ये सबसे पहले वियतनाम को कब्जा करता है और सी हुआंग टी चीन की दीवार का निर्माण करवाता है। ठीक है, उसके बाद एक और वंश आता है हान वंश। क्या नाम है? हान वंश। इसका शासक होता है यू टी। यू टी, ये भी वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद एक वंश आता है मिग वंश, ये भी क्या कर लेता है? इसका शासक होता है युंग ली, ये भी वियतनाम पर कब्जा किया। लास्ट में एक मंचू राजवंश आता है 19वीं शताब्दी में, ये भी वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद लास्ट में आता है फ्रांस। ठीक है, उसके बाद फ्रांस इस पर वियतनाम पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस का कब्जा हो जाता है, फ्रांस का वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझ आ गया ना? मतलब वियतनाम में 30वीं शताब्दी में चीन वंश के शासक सी हुआंग टी, ठीक है ना, वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद एक वंश आता है हान वंश, ये भी वियतनाम पर कब्जा करता है। उसके बाद मिग वंश, ये भी कब्जा कर लेता है। उसके बाद लास्ट में 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश आता है, ये भी क्या कर लेता है? वियतनाम पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद वियतनाम में फ्रांस की एंट्री होता है, उसके बाद फ्रांस पूरे वियतनाम पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे, अब अगला टॉपिक है हिंद चीन में पहुंचने वाला व्यापारी।
हिंद चीन में पहुंचने वाला व्यापारी, हिंद चीन में पहुंचने वाला व्यापारी। ठीक है, तो हिंद चीन में पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? ठीक है, तो हिंद चीन में सबसे पहले आया था पुर्तगाल। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसी तरह से हिंद चीन में सबसे पहले कौन पहुंचा? पुर्तगाल आया। तो सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल। कौन आता है? पुर्तगाल। यानी हिंद चीन पर व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। उसके बाद आता है डच। कौन आता है? डच। इसी डच को हम बोलते हैं नीदरलैंड। क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। यानी इसी डच को हम क्या बोलते हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड। ठीक है, ठीक है, डच हो गया। उसके बाद डच के बाद आता है अंग्रेज। कौन आता है? अंग्रेज, यानी इंग्लैंड। कौन आता है? इंग्लैंड। ठीक है, और इंग्लैंड के बाद लास्ट में आता है कौन? फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। ठीक है, तो हिंद चीन में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आया पुर्तगाल, उसके बाद आता है डच, उसके बाद तीसरा आता है इंग्लैंड, और उसके बाद लास्ट में कौन आता है? फ्रांस। कौन आता है? फ्रांस। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तीनों जो है सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। ये तीनों क्या है? सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। लेकिन ये फ्रांस क्या कर लेता है? वहां पे व्यापार के साथ साथ वहां पे वियतनाम को कब्जा भी कर लेता है। क्या कर लेता है? कब्जा भी कर लेता है। और यहाँ का बहुत सारा आदमी जो है फ्रांस का, वहां पे वियतनाम में बस जाता है। वियतनाम में बस जाता है। तो फिर याद रखना है कि पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि वियतनाम हिंद चीन में बसने वाले, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांस के निवासी को क्या कहते हैं? फ्रांस के निवासी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलेंगे? कोलोन। ऐसे नहीं, कहीं हम लोग जब कहीं बस जाते हैं क्या होता है? एक कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। उसी तरह से याद रखना है कोलोन। क्या होते हैं? कॉलोनी। फ्रांस के लोग जो है हिंद चीन में आया, ठीक है, तो वहां के निवासी को क्या कहा गया? कोलोन। क्या कहा गया? कोलोन। समझ आया? तो हिंद चीन में पहुंचने वाला व्यापारी में सबसे पहले याद रखना पुर्तगाल, उसके बाद आया था डच, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस। ठीक है, और ये तीनों जो है सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आया। अब फ्रांस व्यापार के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कब्जा भी कर लिया और यहाँ का निवासी भी यहाँ बसने लगा। तो यहाँ पे जो निवासी बसा उसको क्या कहा गया? कोलोन। कोलोन। ठीक है, क्या कहा गया? कोलोन। इसके बाद वियतनाम क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? वियतनाम आजाद। याद रखना, वियतनाम क्या होता है? आजाद। वियतनाम। तो आपसे पूछा जाएगा वियतनाम कब आजाद हुआ? वियतनाम जो है कब आजाद हुआ? वियतनाम आजाद हुआ था 1945। कब? 1945। 1945 वियतनाम कब आजाद हुआ? 1945। अब जैसे भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत भी दो भागों में बट गया, एक पाकिस्तान एक भारत। उसी तरह से वियतनाम जब आजाद हुआ 1945 में, तो वियतनाम भी दो भागों में बट गया। वियतनाम भी क्या हुआ? दो भागों में बढ़ जाता है। एक आपका होता है उत्तरी वियतनाम। क्या होता है? उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम। और एक आपका होता है दक्षिणी वियतनाम। क्या होता है? दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, यानी वियतनाम जब आजाद हो जाता है उसके बाद वियतनाम दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उसके बाद क्या होता है? 30 साल बाद। कब? 30 साल बाद, यानी 1945 के बाद 30 साल बाद कब आएगा? 1975। कब आएगा? 1975। कब होता है? 1975 में। अब 1975 में क्या हो जाता है? ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों वियतनाम में मिल जाते हैं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों क्या हो जाता है? वियतनाम में मिल जाते हैं। एक तरह से क्या हुआ? दोनों का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? एकीकरण, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का।
ठीक है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये क्या हो गया, मिल गया। क्या हुआ, मिल गया। कब, 1975 में। 1975 में। तो आजाद वियतनाम हुआ 1945 में, लेकिन एकीकरण वियतनाम का कब हुआ, 1975 में। कब हुआ, 1975 में। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों मिल गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। ठीक है, यानी हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। अब एक शब्द आया उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद। क्या बोलेंगे, उपनिवेशवाद। तो उसी तरह से फ्रांसीसी का उपनिवेशवाद, यानी हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। अब इसमें देखेंगे वियतनाम में, कहा, वियतनाम में 3 क्षेत्र था। क्या है, 3 क्षेत्र था, बड़ा बड़ा शहर। याद रखना, पहला शहर का नाम था तोकिन। क्या नाम है, तोकिन। एक शहर का नाम है अन्नाम। क्या नाम है, अन्नाम। क्या है, अन्नाम। और तीसरा शहर जो होता है, तोकिन हो गया, अन्नाम हो गया, एक है कोचिन चीन। क्या है, कोचिन चीन। यानी वियतनाम का 3 बड़ा शहर होता है, तोकिन, अन्नाम और कोचिन। तोकिन, अन्नाम और कोचिन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब फ्रांस यहाँ पे आता है वियतनाम में, तो क्या करता है, ठीक है, अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार करता है। अपना धर्म का भी प्रचार प्रसार करता है। तो प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पे पादरी को भेजा गया। जैसे ईसाई धर्म में जो पूजा पाठ करवाते हैं उसको बोलते हैं पादरी। ठीक है, तो पादरी को यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए भेजा। कहाँ, ये शहर में। ठीक है, पादरी को प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रसार करने के लिए यहाँ पे भेजता है। ठीक है, तोकिन, अन्नाम और कोचिन चीन में पादरी को प्रचार प्रसार के लिए वियतनाम भेजा जाता है। अब क्या हो जाता है, अब यहाँ पे माना जाता है कोई दूसरा धर्म। अब कोई दूसरा धर्म वाला आके अपने ही धर्म को बुराई करे और अपना धर्म का प्रचार करे, तो वहां के लोग तो ठीक है ना, गुस्सा करेंगे ही। तो अब क्या करता है, यहाँ के लोग इस पादरी को खूब कूटता है। क्या करता है, खूब कूटता है और कूट के इसको भगा देता है। ठीक है, किसको, पादरी को। अब क्या होता है, उसके बाद जब ये पादरी चला जाता है, उसके बाद फ्रांस का उस समय एक राजा होता है। उस समय फ्रांस का राजा, ठीक है, फ्रांस का उस समय राजा होता है नेपोलियन तृतीय। याद रखना, नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। क्या नाम है, नेपोलियन तृतीय। ठीक है, जब पादरी चला जाता है, उसके बाद फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय होता है। उसमें कौन होता है, नेपोलियन तृतीय। अब ये क्या करता है, अपना जहाज यहां भेज देता है, जहाजी बेड़ा। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा के लिए जहाजी, ठीक है, जहाजी बेड़ा को मतलब सैनिक के साथ, ठीक है ना, सैनिक के साथ भेज देता है। ठीक है, सैनिक के साथ क्या भेज देता है, वियतनाम में। कहां भेज देता है, वियतनाम में। ठीक है, अब जब ये नेपोलियन तृतीय का जो सैनिक जब वियतनाम में आता है, ठीक है, तब धीरे धीरे क्या कर लेता है, यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले 1862 में
1862 में फ्रांस जो है किस पर अधिकार करता है? अन्नाम पर। कौन सा जगह? अन्नाम। ठीक है, बताए ये अन्नाम। ठीक है, तो 1862 ईस्वी में सबसे पहले अन्नाम को अपने अधिकार में कर लेता है। अब क्या होता है, अन्नाम जब हो गया, अब जब इस अन्नाम पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद एक कंबोडिया जो होता है, ठीक है, कंबोडिया खुद ही स्वाधीनता अधिकार कर लेता है फ्रांस का। मतलब वो अपने आप स्वतः उसके अधिकार हो जाता है। किसका? फ्रांस का। 1863 में। कब? 1863 में। 1863 में कंबोडिया अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है। कंबोडिया अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो 1862 में अन्नाम पर अधिकार किया। अब क्या किया ये कंबोडिया वाला? डर से फ्रांस की अधीनता को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। ठीक है, उसी क्रम में जब 1867 में कोचिन चीन पर अधिकार करता है। किस पर? कोचिन चीन पर। 1867 पर कहा? कोचिन चीन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कोचिन चीन पर अधिकार कर लिया। लास्ट में 1873 में, 1873, ठीक है, 1873 में कोचीन पर भी अधिकार कर लेता है। ठीक है, कोचीन पर भी अधिकार, तोकिन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1873 में तोकिन पर भी क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अब देखो 1862 में अन्नाम को कब्जे में कर लेता है। 1863 में कंबोडिया खुद ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। 1867 में कोचीन चीन पर अधिकार कर लेता है और 1873 पर तोकिन पर भी अधिकार कर लेता है। फाइनली कब? 1887 में। कब? 1887 ईस्वी में पूरे हिंद चीन पर, 1887 में पूरे हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो जाता है। ठीक है, पूरे हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो जाता है। मतलब लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पूरे पर अधिकार कर लेता है। 1887 में पूरे हिंद चीन पर अधिकार कर लेता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए। टॉपिक क्या? हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। इसमें क्या होता है? वियतनाम का 3 शहर होता है, तोकिन, अन्नाम और कोचिन चीन। अब फ्रांस वाला क्या करता है? यहाँ पे अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए पादरी को भेजता है। कहा भेजता है? पादरी को भेजता है। अब क्या, वियतनाम तो अपना खुद दूसरा धर्म मान रहा था, अब कोई दूसरे धर्म ला जाके और उसी के धर्म को क्या कर रहा था? बुराई कर रहा था। अब बुराई जब किया तो वियतनाम वाला इसको क्या किया? मारपीट के भगा दिया। मारपीट के क्या करता है? इसको भगा देता है। उसके बाद उसी समय जो फ्रांस का जो राजा रहता है उसका नाम होता है नेपोलियन तृतीय। क्या नाम रहता है? नेपोलियन तृतीय। अब वो क्या किया? अपनी जहाजी बेड़ा को सैनिक के साथ फ्रांस में, यहाँ वियतनाम में भेज देता है। जब वो फ्रांस का सैनिक जब वियतनाम आता है तो धीरे धीरे सब शहर पर अपना कब्जा करने लगता है। तो सबसे पहले 1862 में अन्नाम को अपने कब्जे में कर लिया। अब डर से कंबोडिया भी अपनी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। कब? 1863 में। कंबोडिया कब अपनी अधीनता स्वीकार करता है? 1863 में। उसके बाद 1867 में कोचीन चीन पर अधिकार कर लेता है और 1873 पर तोकिन पर भी अधिकार कर लेता है। फाइनली 1887 ईस्वी तक लाओस, कंबोडिया और वियतनाम यानी पूरे हिंद चीन में फ्रांस का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। तो आज पार्ट 1 था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। आपको कैसा ही वीडियो लगा कमेंट करें, ठीक है, और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।